सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट 3 के पार्ट 2 को। अगर यूनिट 3 का पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रोजन हॉर्सेस और बैकडोर्स क्या होते हैं और ये कैसे साइबर थ्रेट्स हैं। तो ट्रोजन हॉर्सेस और बैकडोर्स क्या होते हैं? ये डेंजरस साइबर थ्रेट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं हैकर्स को कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लें आपके सिस्टम में, आपका जो डेटा है उसको चुरा लें और आपके डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल में रखें। ये दोनों सिमिलर लग सकते हैं लेकिन इनके दोनों के तरीके अलग अलग हैं। हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। तो ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर होता है, ठीक है, जो कि एक लेजिटिमेट प्रोग्राम की तरह आपको दिखता है और ये अपना सीक्रेटली हार्मफुल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर देता है जब अगर ये एक बार इंस्टॉल हो गया तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये एक मालवेयर है जो कि लेजिटिमेट प्रोग्राम के वेश में रहता है और सीक्रेटली अपनी हार्मफुल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रोजन हॉर्सेस की? तो ये डिस्गाइज होते हैं लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह, यानी कि ये अपीयर होते हैं कि ये यूजफुल एप्स हैं, यूजफुल गेम्स हैं, सिक्योरिटी टूल्स हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि भाई ये मालवेयर्स होते हैं। इनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है यूजर के एक्शन की, यानी कि इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है यूजर के एक्शन की, यानी कि इनके अंदर नीड होती है कि यूजर इनको खुद से डाउनलोड करे और इनको इंस्टॉल करे, यानी कि ये यूजर बेस्ड होते हैं। यूजर अगर डाउनलोड करेगा तभी ये चल पाएंगे। ये सेल्फ एप्लीकेशन नहीं होता इनके अंदर, यानी कि जैसे वायरसेस और वॉर्म्स के अंदर होता है सेल्फ एप्लीकेशन, ट्रोजन्स के अंदर ये चीज नहीं होती है और ट्रोजन्स जो होते हैं वो अपने आप से स्प्रेड नहीं होते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मालिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारे डेटा को चोरी कर सकते हैं, स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और बैकडोर्स बना सकते हैं हैकर्स के लिए। कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रोजन्स कौन कौन से हैं? तो पहला है रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो कि हैकर को पूरा कंट्रोल दे देता है सिस्टम के अंदर। एक बैंकिंग ट्रोजन होता है जो कि ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को चुराने के लिए और फाइनेंशियल डेटा को चुराने के लिए काम आता है। एक होता है डाउनलोडर ट्रोजन, जो कि एडिशनल मालवेयर डाउनलोड कर देता है हमारे डिवाइस के अंदर। एक स्पाई ट्रोजन होता है जो कि हमारी यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, की स्टॉक्स को लॉक कर देता है, स्क्रीनशॉट्स लेता रहता है टाइम टू टाइम। एक होता है डीडोएस ट्रोजन, जो कि इन्फेक्टेड डिवाइसेस को यूज करता है लार्ज स्केल साइबर अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए। इसका एग्जांपल है ज़ीगोस ट्रोजन, जो कि 2007 में आया था। ये एक बैंकिंग ट्रोजन था जिसने की लॉगिन क्रेडेंशियल और फाइनेंशियल डेटा को बैंक से चुरा लिया था वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर से, ठीक है। अब बैकडोर्स क्या होते हैं? बैकडोर यानी कि पीछे के रास्ते। ये हिडन वे होते हैं जो कि बाईपास कर देते हैं नॉर्मल ऑथेंटिकेशन को और अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेते हैं सिस्टम के ऊपर। ये बेसिकली इंस्टॉल किए जाते हैं हैकर्स के द्वारा यूजिंग ट्रोजन, यूजिंग मालवेयर या सिस्टम के एक्सप्लॉइट्स के थ्रू। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बैकडोर्स की? तो ये बाईपास कर देते हैं सिक्योरिटी मेजर्स को, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम के अंदर बैकडोर ट्रोजन से लगा दिया है तो हैकर को जरूरत नहीं होगी पासवर्ड को यूज करने की या फायरवॉल्स को तोड़ने की या एनक्रिप्शन को तोड़ने की, उनके पास रास्ता है। दूसरा, ये रिमोट एक्सेस दे देते हैं, यानी कि हैकर हमारे सिस्टम को बैकडोर्स के थ्रू कभी भी कंट्रोल कर सकता है, हमारे डेटा को चुरा सकता है और मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है हमारे सिस्टम के अंदर। ये इंटेंशनल और मलिशियस होते हैं। कुछ बैकडोर्स जो कि डेवलपर्स छोड़ देते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अगर इनको सीक्रेटली किसी अटैकर ने इंस्टॉल कर दिया तो फिर वो खतरनाक बन जाते हैं। इनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये बैकग्राउंड में ऑपरेट करते हैं बिना किसी यूजर की अवेयरनेस के। तो टाइप्स ऑफ बैकडोर्स कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास तीन टाइप्स के बैकडोर्स होते हैं। एक होते हैं सॉफ्टवेयर बैकडोर्स, एक होते हैं हार्डवेयर बैकडोर्स, एक होते हैं ट्रोजन बेस्ड बैकडोर्स। सॉफ्टवेयर बैकडोर्स क्या होते हैं? ये हिडन एक्सेस पॉइंट्स होते हैं एप्लीकेशंस के अंदर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। हार्डवेयर बैकडोर्स क्या होते हैं? ये प्री इंस्टॉल्ड वर्नरेबिलिटीज होती है डिवाइस के अंदर ही। और ट्रोजन बेस्ड बैकडोर्स वो होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं जब यूजर कोई भी इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता है। इसका एग्जांपल है बैक ओरिफाइस। ये 1998 में आया था, एक बैकडोर था जो कि रिमोट सिस्टम कंट्रोल और स्पियोनेज के लिए यूज किया गया था। अब कैसे हम ट्रोजन्स और बैकडोर से बच सकते हैं? तो हमेशा ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर को ही यूज करें किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, जैसे गूगल प्ले स्टोर या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। हमेशा अपडेट करते रहें और इंस्टॉल करके रखें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। इनेबल करके रखें फायरवॉल्स को। फिशिंग ईमेल्स और लिंक से बच के रहें। सिक्योरिटी ऑडिट्स रेगुलरली करते रहें और सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे ट्रोजन्स और बैकडोर से।
अगला टॉपिक है स्टेगनोग्राफी क्या होता है। तो एक ये हिडन आर्ट है डेटा को कंसील करने की। तो स्टेगनोग्राफी क्या है, एक ऐसी तरकीब है जिससे इंफॉर्मेशन हाइड हो जाती है within the other non-suspicious files or media like images, video, audio or text. तो स्टेगनोग्राफी क्या है? It is a practice of hiding information within other non-suspicious file or media. एनक्रिप्शन की तरह ही स्टेगनोग्राफी जो होता है एग्जिस्टिंग डेटा को कंसील कर देता है, यानी कि हाइड कर देता है, जिससे कि उसको डिटेक्ट करना हार्ड हो जाता है। एक स्टेगनोग्राफी क्या है? एक तरीका है जिससे इंफॉर्मेशन को हाइड किया जा सकता है नॉन सस्पिशियस फाइल्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि मीडिया इमेजेस के अंदर कर सकते हैं, वीडियोस के अंदर आप फाइल्स को इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं, ऑडियो के अंदर इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टेगनोग्राफी की? तो ये डेटा को हाइड करता है, एनक्रिप्ट नहीं करता उसको। ठीक है, यानी कि जो मैसेज है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो दूसरी फाइल के साथ कंसील्ड भी रहेगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, कि अगर हमने स्टेगनोग्राफी ढंग से की है तो सिक्योरिटी टूल्स भी उसको नोटिस नहीं कर सकते। ये वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि स्टेगनोग्राफी के अंदर हम इंफॉर्मेशन को काफी सारी डेटा के अंदर हाइड कर सकते हैं, जैसे कि इमेजेस के अंदर हाइड कर सकते हैं, वीडियोस के अंदर, ऑडियो के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या फिर नेटवर्क पैकेट्स के अंदर भी। इसको लीगल और इलीगल दोनों पर्पसेस के यूज किया जाता है। इसको साइबर सिक्योरिटी में हम यूज करते हैं, डिजिटल वाटर मार्किंग में यूज करते हैं, और साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो साइबर क्राइम के लिए यूज करते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ स्टेगनोग्राफी क्या होती है? तो हमारे पास कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ स्टेगनोग्राफी है। एक है इमेज स्टेगनोग्राफी। इसमें क्या होता है कि हम मैसेज को हाइड कर देते हैं इमेज के अंदर ही, बाय ऑल्टरिंग पिक्सल कलर्स या यूजिंग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सब्स्टिट्यूशन। इमेज स्टेगनोग्राफी में क्या कहता है, जो हमारा मैसेज है उसको हम इमेज के पिक्सल्स के अंदर हाइड कर देते हैं। दूसरी है ऑडियो स्टेगनोग्राफी। इसके अंदर क्या किया जाता है, साउंड फाइल्स के अंदर डेटा को एम्बेड किया जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हेल्प से। एक होती है वीडियो स्टेगनोग्राफी, जहां पे डेटा को वीडियो फ्रेम्स के अंदर डाल दिया जाता है और मॉडिफाई कर दी जाती है पिक्सल की इंटेंसिटीज को। एक होता है टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी, यहाँ पे मैसेज को व्हाइट स्पेसेस में हाइड किया जाता है, स्पेशल कैरेक्टर्स में या इनविजिबल इंक टेक्निक्स में। एक नेटवर्क स्टेगनोग्राफी होती है, जहां पे हिडन मैसेज को नेटवर्क के पैकेट्स या हेडर्स में एम्बेड कर दिया जाता है, जिससे उसको एनक्रिप्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है। अब टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? एक स्टेगहाइड टूल है, ओपन स्टेगो टूल है, डीप साउंड है, स्नो है, स्टेगनो है। ये सारे के सारे टूल यूज किए जाते हैं स्टेगनोग्राफी के। स्टेगहाइड क्या करता है, वो फाइल्स को छुपा देता है इमेज और ऑडियो के अंदर, और क्वालिटी भी प्रिजर्व रहती है। ओपन स्टेगो क्या करता है, ये इमेज की स्टेगनोग्राफी और वाटरमार्किंग के लिए यूज किया जाता है। डीप साउंड ऑडियो फाइल्स को स्टेगनोग्राफी करता है। स्नो जो है वो क्या करेगा, वो स्पेसेस में और टैब्स की जो टेक्स्ट फाइल्स की जो टैब्स हैं, स्पेसेस हैं, उनके अंदर मैसेज को हाइड कर लेता है। स्टेगनो क्या है, एक पाइथन बेस्ड टूल है जो कि मैसेजेस को हाइड कर देता है इमेज के अंदर। अब यूज क्या है स्टेगनोग्राफी का? तो कुछ लेजिटिमेट यूजेस भी हैं और कुछ मलिशियस यूजेस भी हैं। लेजिटिमेट यूजेस की हम बात करें तो ये वाटरमार्किंग के लिए काम आता है, इनकी डेटा को प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट से। ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, क्योंकि इसको मिलिट्री इंटेलिजेंस और कॉर्पोरेट सीक्रेसी के लिए भी यूज किया जाता है। डेटा प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को हाइड कर देता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। मालिशियस क्राइम की बात करें तो हैकर्स जो होते हैं वो हाइड कर देते हैं मालवेयर को इमेजेस के अंदर और वीडियो फाइल्स के अंदर। ये कम्युनिकेशन को कोवर्ट करने के लिए काम आता है। इनके टेररिस्ट ग्रुप्स और क्रिमिनल जो हैं वो यूज करते हैं स्टेगनोग्राफी का मैसेजेस को सीक्रेटली एक्सचेंज करने के लिए। ये डेटा एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम आता है, जो कि अटैकर्स यूज करते हैं सेंसिटिव डेटा को स्टील करने के लिए बिना डिटेक्शन के। तो ये यूजेस हैं स्टेगनोग्राफी से। अब कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम स्टेगनोग्राफी को? तो हमेशा स्टैग एनालिसिस टूल्स का यूज करें। सॉफ्टवेयर जैसे कि स्टैग एक्सपोज है, स्टैगो हंट है, हेक्स एडिटर्स हैं, ये हेल्प करते हैं कि हम हिडन डेटा को डिटेक्ट कर पाए। दूसरा है मॉनिटर करते रहें अनयूजुअल फाइल साइजेस को। अगर सडन इंक्रीज हो चुका है किसी भी फाइल के साइज में, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ हिडन डेटा है। नेटवर्क ट्रैफिक का एनालिसिस करें, डिटेक्ट करते रहें हिडन मैसेजेस को डेटा पैकेट्स के अंदर। प्रिवेंट करें अनऑथराइज्ड फाइल शेयरिंग को, और एजुकेट करें एम्प्लॉयज को कि वो कैसे डेटा लीक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं स्टेगनोग्राफी के थ्रू। अगला टॉपिक है डीओएस अटैक्स क्या होते हैं, डीडीओएस अटैक्स क्या होते हैं, और ये कैसे साइबर थ्रेट्स हैं जो कि हमारे सिस्टम्स को शट डाउन कर सकते हैं। तो डीओएस यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस, एंड डीडीओएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स जो हैं, ये साइबर अटैक्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं, सर्वर को ओवरलोड कर देते हैं और नेटवर्क को ओवरलोड कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा
सर्वर है, सिस्टम है, नेटवर्क है, वो यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। ये अटैक्स बिजनेसेस को तहस-नहस कर सकते हैं, गवर्नमेंट साइट्स जो हैं उनको डिसरप्ट कर देते हैं, क्रिटिकल सर्विसेज को डिसरप्ट कर देते हैं। अब एक एक करके इन दोनों को समझ लेते हैं। डॉस अटैक्स क्या होता है, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एक ऐसा अटैक होता है जहां पे हैकर हमारे सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रैफिक भेजता है, जिससे कि जो हमारा सर्वर है वो क्रैश हो जाता है या फिर स्लो डाउन हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें डॉस अटैक्स की, तो ये एक सिंगल सोर्स अटैक होता है, यानी कि अटैक जो है वो सिर्फ एक सिस्टम या एक नेटवर्क से आ रहा होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये रिसोर्सेज का कंज्यूम करता है, यानी कि ये ओवरलोड करता है सीपीयू को, मेमोरी को और बैंडविड्थ को। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इसको डिटेक्ट करना थोड़ा इजी होता है, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम ट्रेस कर सकते हैं अटैक को, क्योंकि एक सिंगल सोर्स से ही आ रहा है। इसका इम्पैक्ट डीडोएस अटैक से थोड़ा कम होता है, क्योंकि सिंगल सोर्स से ही आ रहा है। एग्जांपल क्या है, पिन जॉब डेथ, ये एक अटैक है जो कि अटैकर सेंड करता है ओवरसाइज्ड आईसीएमपी पैकेट्स को, जिससे कि जो हमारा टारगेट सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है। बात करें डीडोएस अटैक्स की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक एडवांस्ड वर्जन है डॉस अटैक का, जहां पे बहुत सारे मल्टीपल इन्फेक्टेड डिवाइस, जिनको बॉटनेट्स बोलते हैं, वो अटैक करते हैं एक टारगेट को एक साथ, जिससे कि इसको रोक पाना बहुत हार्ड हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डीडोएस अटैक्स के, तो इसके लिए मल्टीपल अटैक सोर्सेज होते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क जिसके थ्रू हम अटैक करवा रहा है, जो अटैकर है, वो काफी सारे बॉटनेट्स के थ्रू करवाता है। डॉस अटैक्स में एक ही सिंगल सोर्स होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। ये डॉस अटैक से ज्यादा पावरफुल होता है और इसको रोकने पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई सारे अलग अलग डिवाइसेस से अटैक हो रहा होता है। इसको ट्रेस कर पाना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है, अटैक ट्रैफिक, वो आ रहा है थाउजेंड्स ऑफ कंप्रोमाइज डिवाइसेस से, और ये कभी कभी घंटों या दिनों तक चल सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है मिराई बॉटनेट, जो कि 2016 में आया था। एक मासिव डीडोएस अटैक था, जिसने आईओटी डिवाइसेस को यूज किया था मेजर वेबसाइट जैसे कि ट्विटर और नेटफ्लिक्स को डिस्टर्ब करने के लिए। कॉमन टाइप्स ऑफ डॉस एंड डीडोएस अटैक्स की बात करें, तो एक होते हैं वॉल्यूम बेस्ड अटैक्स, एक होते हैं प्रोटोकॉल अटैक्स, एक होते हैं एप्लीकेशन लेयर अटैक्स। वॉल्यूम बेस्ड अटैक्स क्या करते हैं, ये नेटवर्क को ओवरवेलम कर देते हैं मासिव अमाउंट ऑफ डेटा से, ठीक है, जैसे कि यूडीपी फ्लड कर देते हैं या आईसीएमपी फ्लड कर देते हैं। प्रोटोकॉल अटैक्स क्या होते हैं, ये वल्नरेबिलिटीज, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं या नेटवर्क के अंदर जो कमियां हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उनका यूज करके सिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन लेयर अटैक्स, जो कि एप्स और वेबसाइट्स को टारगेट करते हैं, ठीक। अब कैसे इनसे बचा जा सकता है, तो फायरवॉल और इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम का यूज करें, क्योंकि ये सस्पिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं बिफोर इट रीचेस टू द सर्वर। रेट लिमिट को इनेबल करके, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करें नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड्स को, जिससे कि ओवरलोड ना हो। डीडोएस प्रोटेक्शन सर्विस का यूज करें, जैसे कि क्लाउडफ्लेयर है, एडब्ल्यूएस शील्ड है, अकामाई है, जो कि हेल्प करते हैं कि अटैक्स मिटिगेट होते रहे। मॉनिटर करते रहे नेटवर्क के ट्रैफिक को, डिप्लॉय करें लोड बैलेंसर्स को, और अपने आईओटी डिवाइसेस को सिक्योर रखें। अगला टॉपिक है एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे डेंजरस साइबर थ्रेट्स हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, एक साइबर थ्रेट कोड होता है जहां पे हैकर इंजेक्ट कर देता है मैलिशियस एसक्यूएल कोड को हमारे वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर, ठीक है, ताकि हमारे वेबसाइट की जो सेंसिटिव डेटा है उसको चुरा ले वो, या मॉडिफाई कर दे, डिलीट कर दे। ये बहुत कॉमन टाइप का वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज होता है, जो कि कॉम्प्रोमाइज कर देता है यूजर के अकाउंट्स को, फाइनेंशियल डेटा को, और कभी कभी पूरे डेटाबेस को। अब कैसे ये एसक्यूएल इंजेक्शन काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हैकर क्या करता है, हैकर इनपुट फील्ड्स को मैनिपुलेट कर देता है, जैसे कि लॉगिन फॉर्म, सर्च बार या यूआरएल, और मैलिशियस एसक्यूएल कमांड्स को इंजेक्ट कर देता है डेटाबेस क्वेरी के अंदर। अगर वेबसाइट उसको प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं करती है, तो हैकर क्या कर लेगा, हैकर लॉगिन ऑथेंटिकेशंस को बाईपास कर लेगा, डेटा जो है सेंसिटिव डेटा उसको चुरा सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है रिकॉर्ड्स को, और कभी कभी तो पूरे डेटाबेस के ऊपर फुल कंट्रोल भी ले सकता है। इस तरीके से ये एसक्यूएल इंजेक्शन काम करता है। क्या होता है, हैकर क्या करता है, इनपुट फील्ड्स जैसे कि लॉगिन फॉर्म्स हैं, सर्च बार्स हैं, यूआरएल्स को मैनिपुलेट करेगा, उसकी हेल्प से मैलिशियस एसक्यूएल कमांड्स को डेटाबेस क्वेरी के अंदर इंजेक्ट कर देगा। अगर वेबसाइट हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि उसको बाईपास या फिल्टर कर पाए उन इनपुट्स को, तो हैकर लॉगिन ऑथेंटिकेशंस को बाईपास करके हमारी सेंसिटिविटी को चुरा लेता है, रिकॉर्ड को मॉडिफाई या डिलीट कर सकता है, और हमारी डेटाबेस की फुल कंट्रोल ले सकता है। अब टाइप्स ऑफ एसक्यूएल अटैक्स की बात करें तो हमारे पास 4 एसक्यूएल टाइप्स के अटैक्स होते हैं। एक है क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन, एक है ब्लाइंड एसक्यूएलआई, एक है टाइम बेस्ड एसक्यूएलआई, एक है यूनियन बेस्ड एसक्यूएलआई।
क्लासिक एसक्यूएलआई क्या होती है, ये एरर बेस्ड होती है, यानी कि ये वेबसाइट के जो एरर मैसेजेस हैं उनका यूज करती है डेटाबेस की डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ब्लाइंड एसक्यूएलआई क्या करती है, इसके अंदर कोई भी एरर मैसेज नहीं दिखाया जाता है, तो हैकर ट्रू या फॉल्स क्वेरीज का यूज करता है या ट्रू और फॉल्स क्वेरीज पूछता है डेटा को चुराने के लिए। टाइम बेस्ड एसक्यूएलआई क्या करती है, इनके अंदर हैकर जो है यूज करता है डिलेस को रेस्पॉन्सेज की, ताकि वो डेटाबेस के बिहेवियर को इन्फर कर पाए। यूनियन बेस्ड एसक्यूएलआई में क्या होता है, अटैकर यूज करता है यूनियन स्टेटमेंट्स का डेटा को मल्टीपल टैबलेट्स या टेबल्स में मर्ज करने के लिए। ठीक है, यूनियन बेस्ड में क्या करेगा, यूनियन स्टेटमेंट होता है ना, सेट थ्योरम पढ़ा होगा कि वो दो जो सेट्स हैं उनको जोड़ने के लिए कहा होता है यूनियन। तो अटैकर यूनियन बेस्ड एसक्यूएलआई क्या करता है, अटैकर यूज करता है यूनियन स्टेटमेंट्स को कि वो मर्ज कर पाए डेटा को मल्टीपल टेबल्स से एक साथ। अब टूल कौन कौन से यूज किए जाते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, तो एसक्यूएल मैप एक टूल होता है जो कि एक ऑटोमेटेड टूल है। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए और एक्सप्लॉइट करने के लिए एसक्यूएलआई वल्नरेबिलिटीज को। एक हैवेज टूल है जो कि यूजर फ्रेंडली टूल होता है, जिससे कि हम डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक जेएसक्यूएल इंजेक्शन है जो कि जावा बेस्ड एसक्यूएलआई टेस्टिंग टूल है। एक बीबीक्यू एसक्यूएल है, यानी कि ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सप्लॉइटेशन टूल। अब कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकते हैं, तो यूज करें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का और पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का। ठीक है, सैनिटाइज करें यूजर के इनपुट को, यानी कि फिल्टर और वैलिडेट करते रहें इनपुट फील्ड्स को, ताकि मलिशियस एसक्यूएल कैरेक्टर जो है उनको ब्लॉक किया जा सके। डेटाबेस की प्रिविलेज को लिमिट करके रखें, यानी कि यूजर के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करें सिर्फ डेटा तक ही या नेसेसरी डेटा तक ही। हमेशा यूज करें वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स को जो कि ब्लॉक कर देते हैं एसक्यूएल आइटम्स को रियल टाइम में। हाइड करें एरर मैसेजेस को और रेगुलरली सिक्योरिटी टेस्टिंग करते रहें। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब है भाई बटर ओवरफ्लो क्या होता है, जो कि एक क्रिटिकल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। बफर ओवरफ्लो क्या है, बफर ओवरफ्लो को एक अटैक होता है जो कि तभी आता है जब प्रोग्राम जो है हमारा वो ज्यादा डेटा को राइट कर देता है मेमोरी के अंदर और मेमोरी उसको हैंडल नहीं कर पाती, जिससे कि डेटा का करप्शन हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है और हैकर एक्सप्लॉइटेशन भी हो जाता है। अटैकर एक्सप्लॉइट करता है बफर ओवरफ्लोस को मलिशियस कोड्स को इंजेक्ट करने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर और हमारे सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए। तो बफर ओवरफ्लो क्या है, बफर ओवरफ्लो में क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ओवरफ्लो होता रहेगा, मतलब मेमोरी के अंदर ओवरराइट करता रहेगा चीजों को और मेमोरी उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, जिससे कि डेटा का करप्शन हो जाएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा और हैकर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। ठीक, तो बफर ओवरफ्लो जब होता है जब प्रोग्राम अपनी लिमिट से ज्यादा जो डेटा है वो मेमोरी के अंदर राइट करता रहता है। अब बफर ओवरफ्लो काम कैसे करता है, तो बफर क्या होता है, बफर एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है मेमोरी के अंदर। जब ज्यादा डेटा उसके ऊपर लिख दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा एलोकेटेड स्पेस से, तो वो ओवरराइट करता है एडजस्टेंट मेमोरी लोकेशंस को। मान के चलो ये हमारा बफर है और इस बफर में सिर्फ हम चार चीजें स्टोर कर सकते हैं। अब इसके साइड में भी कुछ ये एडजस्टेंट मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने चार चीजें 1 2 3 4 आई, पांचवी भी आ गई एक टाइम पे। अब ये क्या करेगा, ये इसके अंदर डालेगा, ऐसे छठी आएगी इसके अंदर डालेगा। तो अभी क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो बफर क्या होती है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया होती है मेमोरी के अंदर। जब हद से ज्यादा या एलोकेटेड स्पेस से ज्यादा डेटा रिटर्न कर दिया जाता है इस बफर के अंदर, तो वो डेटा है वो ओवरराइट हो जाता है एडजस्टेंट मेमोरी लोकेशंस के अंदर। तो हैकर एक्सप्लॉइट करता है इस चीज को मैलिशियस कोड्स को इंजेक्ट करके ओवरफ्लोड मेमोरी के अंदर। अगर हैकर सक्सेसफुल हो जाता है तो अटैकर जो क्या होता है, उसके पास पूरे के पूरे सिस्टम का कंट्रोल चला जाता है और वो आर्बिट्री कोड्स को एग्जीक्यूट कर देता है। अब कितने टाइप्स के स्टैक बफर फ्लो अटैक्स होते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप्स के स्टैक बफर ओवरफ्लो कितने टाइप्स के बफर फ्लो ओवरफ्लो कितने टाइप्स के बफर ओवरफ्लो अटैक्स होते हैं, तो हमारे पास मेजरली 3 टाइप्स के बफर ओवरफ्लो अटैक्स होते हैं। एक है स्टैक बेस्ड बफर फ्लो, एक है हीप बेस्ड बफर ओवरफ्लो, एक है फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक। स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो में क्या होता है कि ओवरफ्लो ऑकर होता है स्टैक मेमोरी के अंदर। ठीक है, हीप बेस्ड बफर ओवरफ्लो में क्या होता है, ये हीप मेमोरी के अंदर हो रहा होता है, जहां पे डायनामिकली एलोकेटेड डेटा जो है वो ओवरराइट हो जाता है। स्टैक मेमोरी के अंदर जो रिटर्न एड्रेस है वो ओवरराइट हो जाते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक में क्या होता है कि ये फंक्शन जैसे कि प्रिंट एफ फंक्शन है, इसको एक्सप्लॉइट कर देता है मेमोरी एड्रेस को मैनिपुलेट करने के लिए। अब टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइटेशन के लिए, तो एक मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क है, एक जीडीबी टूल है, एक इम्यूनिटी डिबगर है, एक फजिंग टूल है। आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। अगर बात करें कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं बफर ओवरफ्लो अटैक्स को,
तो अपने इनपुट साइजेस को हमेशा वैलिडेटेड रखें, हमेशा चेक करें कि जो लेंथ है यूजर इनपुट की वो वैलिडेटेड है या नहीं है। हमेशा सेफ मेमोरी हैंडलिंग फंक्शंस का यूज करें, यानी कि ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करें जो कि लिमिट नहीं करते हैं इनपुट साइज को। स्टैक कैनरीज को एनेबल करके रखें, यानी कि सिक्योरिटी मार्कर्स को प्लेस करें मेमोरी के अंदर टू डिटेक्ट बफर ओवरफ्लो। इंप्लीमेंट करें ASLR। ASLR क्या होता है? ये एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन होता है, जो कि रैंडमाइज कर देता है मेमोरी लोकेशंस को, जिससे कि अटैकर्स के लिए बहुत हार्ड होता है कि कहां पे वो इंजेक्ट करें मलिशियस कोड को। इनेबल करके रखें DAP को, यानी कि डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन को इनेबल करके रखें। रेगुलरली सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते रहें। तो ये तरीके हैं जिससे आप बफर ओवरफ्लो अटैक्स को ओवरकम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। पॉज करके पढ़ लीजिएगा एक बार। और नोट्स की बात करें तो नोट्स तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर ही दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। अगला टॉपिक है हमारे पास वायरलेस नेटवर्क्स के ऊपर अटैक्स कैसे होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है। तो वायरलेस नेटवर्क जो होते हैं वो साइबर अटैक्स के आदी होते हैं, क्योंकि वो ओपन नेचर के होते हैं, जिससे कि उनको हैकर के लिए इजी हो जाता है इंटरसेप्ट कर पाना और मैनिपुलेट कर पाना। तो वायरलेस नेटवर्क्स के थ्रू सबसे ज्यादा सीरियस जो अटैक है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट का, जहां पे अटैकर पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए। अटैक कैसे होता है वायरलेस नेटवर्क पे, या कौन कौन से अटैक्स होते हैं वायरलेस नेटवर्क्स पे? तो एक है ईव्स ड्रॉपिंग, यानी कि जिसको स्निफिंग बोलते हैं। यहाँ पे हैकर जो है हमारे अनएनक्रिप्टेड डेटा को वाईफाई से कैप्चर कर लेता है और हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। दूसरा टाइप है मैन इन द मिडिल अटैक, जहां पे अटैकर जो है हमारे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लेता है। जब हम किसी और से बात कर रहे हैं और वो हमारे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लेता है और दोनों पार्टीज के डेटा को चुरा लेता है और मलिशियस कंटेंट इंजेक्ट कर लेता है। एक है इविल ट्विन अटैक, जहां पे हैकर एक फेक वाईफाई स्पॉट सेटअप करता है हमारे वाईफाई के सिमिलर नेम से, और हम लोग उस पर एक्सेस कर लेते हैं, उसको कनेक्ट कर लेते हैं, बस कनेक्ट होते हैं, हमारा हो जाता है काम। अगला है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जहां पे हमारे वायरलेस या वायर जो हमारा वाईफाई होता है वहां पे हैकर क्या करेगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेजेगा, जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी दूर हो जाएगी। अब जब हमारा कनेक्शन कट जाएगा तो एक दूसरा सेम नेम से, जो हमारे वाईफाई का नेम था, उसी नाम से अपना एक हॉटस्पॉट बनाएगा और हम उस पर क्लिक करेंगे तो बस हमारा वहीं से सारा इंडिया चोरी रहेगा। एक होते हैं रॉन्ग एक्सेस पॉइंट, जहां पे अटैकर एक अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल करता है नेटवर्क सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए। अगला टाइप का जो वायरलेस नेटवर्क अटैक है वो है WPA और WEP क्रैकिंग, जहां पे हमारे वीक एनक्रिप्शन को एक्सप्लॉइट किया जाता है वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ने के लिए और अनऑथराइज्ड एक्सेस को पाने के लिए। अब कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो हमेशा WPA3 इंक्रिप्शन का यूज करें इंस्टेड ऑफ ओल्डर प्रोटोकॉल्स लाइक WEP और WPA। डिसेबल करें SSID ब्रॉडकास्टिंग को। चेंज करते रहें वाईफाई पासवर्ड्स को रेगुलरली और स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। पब्लिक वाईफाई को यूज करना बंद कर दें बिल्कुल बिना VPN के। हमेशा फायरवॉल और मैक एड्रेस फिल्टरिंग को यूज करके रखें ताकि हमारी वाईफाई के अंदर एडिट सिक्योरिटी हो। अगला टॉपिक है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि हमारी आइडेंटिटी की चोरी वो तब होती है जब साइबर क्रिमिनल हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, जैसे कि नेम, एड्रेस, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स, ताकि वो किसी और को हम जैसा बनके किसी और को फ्रॉड में कर सके। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कई लोगों की फेक आईडीज बन जाती है। अब उन फेक आईडी से, जैसे मान के चलो मेरी किसी ने फेक आईडी बना दी, ठीक है, अब वो मेरे जो जानकार लोग हैं उनके पास मैसेजेस भेजेगा, उनसे पैसे मांगेगा और क्राइम कमिट करेगा, फ्रॉड कमिट करेगा। तो कॉमन मेथड जो है आइडेंटिटी थेफ्ट को वो क्या कहें, फिशिंग अटैक्स, जहां पे फेक ईमेल्स या मैसेजेस भेजे जाते हैं यूजर्स को कि वो अपना डेटा, सेंसिटिव डेटा रिवील कर दें। डेटा ब्रीचेस कॉमन टाइप ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट है, जहां पे हैकर इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है डेटाबेसेस से जिनके अंदर यूजर की क्रेडेंशियल्स होती हैं। एक सोशल इंजीनियरिंग होता है, जहां पे अटैकर मैनिपुलेट करता है लोगों को कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें। एक है स्कीमिंग, जहां पे फ्रॉडस्टर जो हैं डेटा की चोरी करते हैं फेक कार्ड रीडर्स की हेल्प से। एक है सिम स्वैप फ्रॉड, जहां पे हैकर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं विक्टिम के फोन नंबर का और बाईपास कर लेते हैं सिक्योरिटी चेक्स को। अब कैसे बचा जा सकता है? तो स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स का यूज करें डिफरेंट अकाउंट्स के लिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखें। पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें अनट्रस्टेड वेबसाइट्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट रिपोर्ट्स को मॉनिटर करते रहें सस्पिशियस एक्टिविटी के खिलाफ। और अगर आपके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट रहता है तो उसको रिपोर्ट करें और हमेशा आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन सर्विसेज का यूज करते रहें इनको डिटेक्ट करने के लिए और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए।
सो आई होप आज आपको यूनिट 3 पूरी की पूरी कवर करा दी है मैंने और आपको समझ में भी आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं और मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा क्योंकि यार व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। प्लीज़ सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।